अध्याय 20। न्यायपालिका। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति एक भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तदुपरांत 1960 ईस्वी में ये संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1978 ईस्वी में 18, 1986 ईस्वी में 26 एवं 2009 में 31 की गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वो इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। ये बात अनुच्छेद 124 के 2 में लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं: पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक जो है अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 125। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावे उन्हें निःशुल्क आवास एवं अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कर, टेलीफोन आदि भी मिलती है। न्यायाधीशों का वेतन एवं उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद, यानी कि पद विमुक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वो किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। ये प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तथा साथ ही ये भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं तथा मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करें। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के साथ पास जो है प्रार्थना, यानी कि समावेदन के रूप में भेजती है, तभी वो आदेश जारी करके संबद्ध न्यायाधीश को हटा सकता है। पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक
2696 दिन थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह है, जो कि 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन रहे थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पीआईएल लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये निम्न मामलों में प्राप्त है। पहला, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरा, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के प्रकरण आते हैं। पहला, संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। यह अनुच्छेद 143 में है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। चौथा, पुनर्विचार क्षेत्र पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। पांचवा, अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय ये है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है। छठा, मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा लेख और उत्प्रेक्षा के लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद ये 145 के 3 में है। उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद 214 में है। लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 के अनुसार वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 217 के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं: पहला, वो भारत का नागरिक हो और दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय
स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष या 65 वर्ष प्रस्तावित है। यानी कि 62 वर्ष है और 65 वर्ष प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। अब आइए देख लेते हैं उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान के बारे में। कलकत्ता 1862 में स्थापित, पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कलकत्ता इसका मूल स्थान है। पोर्ट ब्लेयर इसका खंडपीठ है। तो बम्बई जो है वो मुंबई में स्थापित है 1862 ईस्वी में। ये महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव इसका अधिकारिता क्षेत्र है। और नागपुर, पणजी और औरंगाबाद खंडपीठ है इसका। मद्रास का बात करें, ये 1862 में स्थापित हुआ और इसका मूल स्थान है चेन्नई। और इसका खंडपीठ है मदुरई में। ये तमिलनाडु मदुरई में जो है इसका अधिकार क्षेत्र है। इलाहाबाद का बात करें तो ये 1866 में स्थापित हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। और इसका खंडपीठ लखनऊ में है। कर्नाटक का बात करें, ये 1884 में स्थापित हुआ। कर्नाटक इसका आधिकारिक क्षेत्र है और ये बेंगलुरु में स्थापित है। नेक्स्ट पटना जो है वो बिहार में 1916 में गठित हुआ और ये पटना इसका मूल स्थान है। उड़ीसा 1948 में कटक में स्थापित हुआ, उड़ीसा में। गुवाहाटी जो है वो 1948 में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में स्थापित हुआ। इसका खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। राजस्थान 1950 में राजस्थान के लिए जोधपुर में स्थापित हुआ। जयपुर इसका खंडपीठ है। मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर में स्थापित हुआ। इसका खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। केरल का बात करें, केरल 1956 में केरल और लक्षद्वीप के लिए एर्नाकुलम में स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर 1957 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए श्रीनगर में स्थापित हुआ। इसका खंडपीठ जम्मू में है। नेक्स्ट गुजरात के लिए 1960 में गुजरात के लिए जो है आपका अहमदाबाद में स्थापित हुआ। दिल्ली 1966 में दिल्ली के लिए दिल्ली में स्थापित हुआ। पंजाब हरियाणा जो है वो 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ में स्थापित हुआ। हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला में गठित हुआ। और सिक्किम जो है 1975 में सिक्किम के लिए गंगटोक में स्थापित किया गया। और छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ जो है वो 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर में स्थापित किया गया। उत्तराखंड 2000 ईस्वी में उत्तराखंड के लिए नैनीताल में स्थापित किया गया। झारखंड के लिए झारखंड में जो है रांची में स्थापित किया गया 2000 ईस्वी में। और मेघालय के लिए जो है मेघालय में शिलोंग में जो है 25 मार्च 2013 को स्थापित किया गया। मणिपुर के लिए इम्फाल में जो है वो 25 मार्च 2013 को स्थापित किया गया। और 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा के लिए अगरतला में स्थापित किया गया। तेलंगाना के लिए 1 जनवरी 2019 को हैदराबाद में स्थापित किया गया। और 1 जनवरी 2019 को ही जो है आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में हाईकोर्ट का स्थापना किया गया। जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य थे तब इनका हाई कोर्ट हैदराबाद था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। केरल राज्य केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद विमुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वो उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, परंतु वो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं अनुच्छेद 215 के अनुसार। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकार नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार परीक्षा के लिख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानून विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानून विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। ये निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में अस्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई है। लोक अदालत 5 लाख रुपए तक के दावे का विचार कर सकती है। दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी तथा इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटाए थे। दूसरा अधिकार है अपीलीय अधिकार। पहला, फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायालय यानी कि न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दूसरा, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपए या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित हो। तीसरा, उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, संरक्षता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय ने में विचाराधीन है वो विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबद्ध है, तो वो उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि के संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। चौथा, प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विषयों को भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT
संविधान के अनुच्छेद 323 ए के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सीएटी का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के से लिए जाते हैं।